इस तरीके से मैं देखती हूँ कि अधिकारों के प्रति महिलाएं तो बहुत सचेत हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की तो उन्हें जानकारी ही नहीं है कि राधे राधे। मैं यहाँ आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से शुरू करूँगी और इस एक्ट में महिलाओं की आज के जो वातावरण में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जो ये केस हुआ अतुल सुभाष वाला और इतना जोर शोरों से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, उसको लेके आज मुझे लगता है कि साधारण जो आम जनता है, आम स्त्रियां हैं, उनको यही नहीं मालूम कि हिंदू विवाह अधिनियम क्या है। तो हिंदू विवाह अधिनियम में मैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षेप में बता दूं कि स्त्रियों के कर्तव्य यानी उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या उनके अधिकार हैं, ये दोनों ही दिए गए हैं। तो स्त्रियों का जो कर्तव्य है, कर्तव्य माने ड्यूटी जो उन्हें करना है, वो है नंबर 1 पति के साथ रहना। जब तक कि कोई वैध कारण न हो तब तक वो पति से अलग नहीं होंगी। दूसरा, परिवार और बच्चों की देखरेख, मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारे अधिनियम का हिस्सा है, यानी उनकी ड्यूटीज तय की गई, उनकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। और तीसरा, पति के साथ सहयोग करना, यानी कि हर बात में, जिस बात में पति को उनके सहयोग की अपेक्षा होगी वो पति का सहयोग करेंगी, लड़ाई झगड़ा और ये इन सब चीज़ों से दूर रहेंगी। और उनके अधिकार क्या हैं? पत्नी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ये अधिनियम। दूसरा, तलाक का अधिकार है, यदि कोई वैध कारण है तब स्त्री को तलाक लेने का अधिकार है। और वैध कारण बहुत सारे हैं, जैसे नशा है, अपंगता है, या फिर वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, या फिर उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि मोटी मोटी तौर से वैध हैं, यानी कि आप वैधानिक रूप से इन आधारों पर तलाक ले सकते हैं। और इसके अलावा समान अधिकार यानी कि पढ़ाई लिखाई, और इसके अलावा जितने पुरुष के अधिकार हैं उतने ही महिला को भी ये अधिनियम देता है। और इस तरीके से मैं देखती हूँ कि अधिकारों के प्रति महिलाएं तो बहुत सचेत हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की तो उन्हें जानकारी ही नहीं है कि हिंदू विवाह अधिनियम में, मतलब हमारे कानून में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला को परिवार और बच्चों की देखरेख का जिम्मा उठाना होगा यदि वह विवाह करती है। ये विवाह का अधिनियम है। तो ये सारी चीजें बड़ी अचंभित कर देने वाली हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों को और जितने भी अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो कानून बने उनके प्रति तो बहुत तेजी से वो सचेत हो जाती हैं और उनको सिखा पढ़ा के उसमें आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वास्तव में क्या स्थिति है, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम और ना वो जानना चाहती हैं। अधिकारों को तो बहुत अच्छी तरीके से जानती। धारा 498 के मुख्य बिंदु हैं कि घरेलू हिंसा, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न आता है, किसी भी स्त्री का यदि परिवार वाले करते हैं तो वो 498A के तहत केस दर्ज करा सकती है। दूसरा है, और दंड और जुर्माना उसमें निर्धारित किया गया है कि ये अगर सच पाए जाते हैं, यानी कि ये साबित हो जाते हैं, तो फिर उसके पुरुष और उसके परिवार को दंड और जुर्माने की व्यवस्था है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको, अब मैंने पिछले ही उसमें बताया था कि 90%, 80 to 90% केसेस ऐसे हैं जो झूठे हैं। मतलब ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, कुछ करने के योग्य हैं, वो लालचवश इस तरीके के केसेस करती हैं। वो अपने आप को बहुत अधिक योग्य समझ के परिवार की उपेक्षा करती हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके अलग होने का प्रयास करती हैं। उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पड़े और उसके साथ साथ एक अच्छी इनकम होती रहे, इसका जरिया बना लिया है आज स्त्रियों ने, इसका गलत उपयोग करके। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरे ये कि 498A जो
धारा है ये, इसको हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तव में आज हमारी महिलाओं में बहुत बड़ा भाग है जिनके साथ वास्तव में उत्पीड़न हो रहा है, जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जिनका उत्पीड़न होता है। इसके अलावा उनके पैसे छीने जाते हैं, शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के लिए तो ये धारा जो है ये वरदान है, क्योंकि उनके सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ा भाग है ऐसा भी है जो पुरुष उत्पीड़न के कारण महिलाओं को ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन अब इसका जिस तरीके से जब ये बना था तो इसी उद्देश्य को लेकर बना था कि महिला का जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो भी उत्पीड़न हो रहा है, उससे उसकी सुरक्षा हो। तो अब समय के साथ साथ जो पढ़े लिखे वर्ग की औरतें हैं और जो ज़्यादा ही प्रबुद्ध होती जा रही हैं, वो इसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, और उसी का दुष्परिणाम अभी आपने अतुल सुभाष केस में देखा कि किस तरीके से इन धाराओं, तमाम सारे केसेस के बीच में, 9-10 केसेस के बीच में उस लड़के ने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया, और इतना ज़्यादा शोषण और अत्याचार उसके साथ पुरुष के साथ हो गया। तो आपको बता दें कि अब बच्चों की स्थिति, मैं आज यहाँ पर बच्चों की बात कर रही हूँ कि बच्चों की क्या स्थिति होती है। जो बच्चे इस तरीके के माता पिता के होते हैं, जो आपस में निरंतर झगड़ा कर रहे हैं और कानूनन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो यानी कि मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की कस्टडी ये बहुत ही बड़ा विषय है, जो कि इस केस में, अतुल सुभाष के केस में बहुत ही ज़्यादा इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से आप इसमें ये एक बहुत गंभीर विषय है। आपको बता दें कि जब पुरुष भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस देता है, बच्चे के मेंटेनेंस का पैसा भर रहा है, तो उसका भी पूरा अधिकार है, बच्चा उसका भी अंश है, और उसका भी पूरा अधिकार है कि वो उतना ही समय बच्चे के साथ बिताए जितना कि माता बिताती है। तो ये उसका भी अधिकार है। होना तो ये चाहिए कि माता पिता अपने झगड़े से बच्चों को दूर रख के और अपने झगड़े खुद सुलझाएं, और इस तरीके से या न्यायालय में जो भी है, तो इससे बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं, और बहुत उनका कोमल जो स्वभाव है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और आपको बता दें कि बच्चों का पूरा बचपन नष्ट हो जाता है माता पिता के झगड़े में, और उनको यही नहीं समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है जीवन की। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, मनोवैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे बड़े होके उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, और साथ में वो विवाह और इस तरीके की फैमिली जैसी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब पे उनका भरोसा उठ जाता है, साथ में वो इन पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, और किसी न किसी बहुत से हैं जो गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। तो अगर माता पिता बच्चे के भविष्य का ध्यान रख के अपने झगड़े से बच्चों को दूर रखें, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा कि जिससे आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहेगी, और उनके मैटर्स तो सुलझते रहेंगे, उलझते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में ना हो। अब मुद्दा ये है कि इन केसेस को जो कि महिलाएं अब्यूज़ करती हैं, यानी जिसका दुरुपयोग करती हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, तो ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। इसमें जितना स्थान पत्नी को मिलता है उतना ही पति को भी मिलना चाहिए, दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे कि दोनों ही सामने आ सकें, और अगर पत्नी गलत शिकायत करती है और पति प्रूव कर देता है इस बात को, या न्यायालय में प्रूफ हो जाती है कि ये गलत है, तो महिलाओं को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए और जुर्माना होना चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में इस तरीके का कृत्य ना करें, इस तरीके की झूठी शिकायतें और झूठी मनमानी ना करें। पुरुष को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ अपने ईगो और अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए, उससे बदला लेने के नियत से इस तरीके के काम
जो पूरी फैमिली को प्रभावित करते हैं, बच्चों को प्रभावित करते हैं, माता पिता को प्रभावित करते हैं और सब छिन्न भिन्न करते हैं, उनको, महिलाओं को जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो आगे आइंदा जीवन में इस तरीके के कृत्य न करें और साथ ही दूसरी महिलाएं भी इससे बचें और ये करने से पहले सोचें, अगर ये जेंडर न्यूट्रल हो जाए। एक बहुत हमारे देश में चलन है, हमारे देश में जॉइंट फैमिलीज, या कह लीजिए कि माता पिता और बच्चे सब साथ में रहते हैं, और जब बच्चों का विवाह कर देते हैं तब भी वो साथ में रहते हैं और साथ में रहकर ये अपेक्षाएं करते हैं कि बहू आएगी और सारा सब कुछ बिल्कुल परिवार की तरीके से वो रहेगी। ऐसा अक्सर हो नहीं पाता, क्योंकि समय बदल गया है, बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं, लड़कियों में पढ़ाई लिखाई और ये सारी चीज़ें जो आधुनिकता और चकाचौंध, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जो लड़कियों को प्रभावित करती हैं, लड़कों को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां जब एडजस्ट नहीं कर पाती तो ये सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो एक जो हमारा पारंपरिक एक ढांचा चला आ रहा है कि जिसमें माता पिता का हस्तक्षेप, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़्यादातर केसेस में महिलाओं को उनकी माएँ बहुत ज़्यादा सीख देती हैं और झगड़े का कारण पैदा करती हैं और साथ में झगड़े को बढ़ावा देती हैं, और पिता मूक होके, भले ही मूक होके करें या साथ में बहुत से में पिता ही उग्र हो जाते हैं और पिता ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो लड़की के माता पिता को कभी ये कार्य नहीं करना चाहिए कि वो अपने जिस खुशी से और जिस तरीके से हसरतों से वो उसका विवाह करते हैं और उसके बाद अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करते हैं और बढ़ावा देते हैं बर्बाद होने में, और इस तरीके का तमाशा देखते हैं। तो ये एक बड़ी ही हास्यास्पद और एक बड़ी गंभीर बात है। तो माता पिता का हस्तक्षेप, चाहे वो लड़की के माता पिता हों, इस तरीके के केसेस में तो लड़की के माता पिता और परिजनों की ही ज़्यादा सहमति होती है, जिससे उसे बढ़ावा मिलता है और वो इस तरीके से आगे बढ़ जाती है कि पति के परिवार को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें बदलने की नियत से उसको जो सिखाया पढ़ाया जाता है, आजकल मोबाइल में बैठ के दोपहर भर पूरा पूरा दिन लड़कियां बैठ के बातें करती हैं, अपने परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हैं और हर बात, यहाँ तक कि घर में क्या बन रहा है, क्या खाया जा रहा है, कौन किसने किससे क्या कह दिया, हर तरह की बात जो कहनी चाहिए, जो नहीं कहनी चाहिए, वो हर बात शेयर करती हैं अपने लोगों से, अपने माता पिता से और अपने भाभी चाची और ताई लोगों से। तो उन सब की जो शिक्षाएं होती हैं कि तुम्हें इस बात पे ऐसा करना चाहिए, तुम्हें उस बात पे वैसा करना चाहिए, तो ये बात लड़की के मन में और ज़्यादा आग भड़काने वाली होती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से, देखिए, इन सब चीज़ों का कोई सल्यूशन नहीं है। इनका सल्यूशन सिर्फ ये है कि लड़की खुद समझदारी से काम ले कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और हमें अगर इस घर में हमेशा रहना है और इस घर के साथ रहना है या मेरा घर है, तो इस बात को जिस दिन लड़कियां समझ लेंगी उस दिन उनके ऊपर किसी बात का असर नहीं होगा। लेकिन अगर लड़कियां उनकी बात के, उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलने लगेंगी तो कभी भी शांति घर में नहीं रह सकती, और पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, पति के परिवार से मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा और अलगाव, ये उसके दुष्परिणाम अवश्यंभावी हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि परिवार वाले शिक्षा दें और लड़की जो है वो उन शिक्षाओं को गलत समझे। पति के परिवार की जो शिक्षाएं मिलेंगी या उनको सुझाव दिए जाएंगे, अच्छी बात भी कही जाएगी, तो इस तरीके की मानसिकता जिस लड़की की होगी तो वो उन चीज़ों को हमेशा गलत ही समझेगी। और क्योंकि निरंतर उसके दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वो उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और ज़्यादा अपने आप को दीनहीन बता के उनकी सहानुभूति चाहती है। तो ऐसी स्थितियों से लड़कियों को खुद संभलना पड़ेगा, खुद अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा।
अपनी स्थिति को सही बनाए रखने के लिए, उस घर को अपना समझने के लिए, जहाँ उन्हें जीवन भर रहना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है और सारा जीवन वहीं बिताना है, तो उस घर से वो इस तरीके की बुराइयां कर करके अपना ही भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य नाश करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी अदालत और कोई भी कोतवाली, थाना, पुलिस, कोई आपका सल्यूशन नहीं ढूंढ सकती अगर आप स्वयं विवेक से काम नहीं लेते, खुद समझदारी से काम जब तक आप नहीं लेते, तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सारे सल्यूशन अपने अंदर ही छुपे हुए हैं। आप अपना, अपने पति का, अपने परिवार का अगर भविष्य और अच्छा चाहते हैं तो अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए और दूसरों के कहने से अपने आप को बर्बाद, अपने परिवार को नष्ट ना करके एक अच्छा और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा कर सकते हैं। एक बार चुप भी रह जाना चाहिए। होता यह है, ईगो सबसे बड़ी बात होती है कि छोटी छोटी बातों पे अपना ईगो लेके जो बैठ जाते हैं। पति और पत्नी, ये दोनों की हालत है। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी के अंदर ईगो है। अगर पति के अंदर ईगो है तो पत्नी के अंदर भी उतना ही ईगो होता है और दोनों एक दूसरे से दूरियां बनना शुरू हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में कोई किसी से बातचीत करना नहीं पसंद कर रहा है तो वो सोचेंगे कि मैं क्यों बोलूं, वो सोचेंगे मैं क्यों पहल करूं। इसी दौरान बात बिगड़ती है। लेकिन गृहस्थ जीवन इतना आसान नहीं है। अगर विवाह किया है तो माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को और लड़कियों को, दोनों को ये समझाएं कि ये सहनशीलता का गुण सिखाएं। सहन करने की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको बता दें कि ये गुण पैदा करना माता पिता का कर्तव्य है। जब तक माता पिता इसमें पहल नहीं करेंगे, अपने बच्चों को सही चीज़ें नहीं सिखाएंगे, उनको सही शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि इस तरीके के केसेस कम हों। और ये सबसे बड़ी पहल माता पिता की होती है। उनके पालन पोषण में बच्चे बन के तैयार होते हैं। उसके बाद बच्चों के अंदर सहनशीलता और अपने विवेक और बुद्धि उनके अंदर पैदा करने के साथ उनका विवाह करना चाहिए। उनको पहले ही बता देना चाहिए कि विवाह करना कोई आसान काम नहीं है। हमेशा से अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो पहले आप अपनी माँ को देखिए कि उन्होंने कैसे जिंदगी बिताई है। लड़का अपनी माँ को देखे कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया, किस तरीके से सामंजस्य बिठाया कि आज हम लोग इतने बड़े बड़े हुए और इस तरीके से हमको पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा किया और हमारा विवाह होने जा रहा है। तो हमें भी इन्हीं की तरीके से सहनशीलता से काम लेना है। इसी तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना है, ना कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना है। तो ये चीज मतलब ये परिवार से ही आती है। तो सबसे पहली चीज तो संस्कार और परिवार का वातावरण होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो माता पिता को चाहिए कि वो बैठ के समझाएं। देखिए, सबसे पहले इन सारी केसेस में छुटकारा पाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप आपस में पति पत्नी बैठ के पहले सुलह समझौता करने की, मतलब आपस में बैठ के बात करें कि हमसे क्या गलती हुई क्या नहीं। मतलब ये समझदारी वाली बात है। और अगर आप नहीं कर सकते, ईगो है, तो फिर इन लॉज को चाहिए, दोनों पक्ष के माता पिता को बैठ के लड़के और लड़की को समझाना चाहिए। इतना मौका देना चाहिए कि वो सुधरें और उनके साथ उनकी समस्याओं को हल करें और साथ में कोई निष्कर्ष निकालें, उनमें सुलह समझौता कराएं और एक साथ रहने के लिए प्रेरित करें और उनमें एक अच्छा वातावरण बनाएं। तो ये ऐसा तो होता नहीं है। बस इन्हीं सब चीज़ों की कमी कोर्ट कचहरी, अदालत, पुलिस, थाना, कोतवाली सब कुछ करा देती है, जो कि आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में अगर समझदारी से काम ले लें तो इन सब बाकी ये सारे जितनी भी आगे की कार्रवाइयाँ हैं, इतने अपमान है, इतना समय, इतना पैसा और इतना जीवन जो बर्बाद होता है, तो वो सब होने से बच जाएगा। तो आपको बता दें कि ये बहुत सारे जो ऐसे एलिगेशंस जो अदालत में महिला लगाती है,
तो उसके बदले में पुरुषों के पास भी बहुत सारे कानून हैं। वो भी मानवाधिकार आयोग में जाके शिकायत कर सकते हैं, झूठी रिपोर्ट लिखवाने पे शिकायत हो जाती है, और झूठा मुकदमा दर्ज कराने के ऊपर भी केस कर सकते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे अधिनियम हैं जिनके तहत पुरुष भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का वो जितना भी डंका बज रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे पुरुष इतना ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। वो भी अपनी अगर बुद्धि विवेक से काम लगे तो हो ही ना। दूसरे ये कि अगर ऐसा हो गया है तो उनके पास भी बहुत सारी अदालतें हैं, बहुत सारे, एक सिर्फ महिला सुरक्षा के ही जो अधिनियम हैं उनमें ही वो क्यों परेशान होते हैं। जाके दूसरे कोर्ट्स हैं, दूसरे अधिनियम हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत वो भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। महिला के ऊपर गलत आरोप लगाने के ऊपर केस कर सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको विवेक से और बुद्धि से काम लेना चाहिए, इतना ज़्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लें या फिर पीड़ित होकर इधर उधर भटकें। बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। 498 एक जो अधिनियम है ये उन महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिनकी वास्तव में सुरक्षा जिन्हें चाहिए और जिनका उत्पीड़न होता है। लेकिन इस तरीके से इसका फ़ायदा उठाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हानिकारक और घातक है। तो इस सब के ऊपर ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होने के बजाय आप अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होइए। देखिए, अधिकार और कर्तव्य में बहुत अंतर होता है। यदि कर्तव्य पूर्ण किए जाएं सही ढंग से तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम अगर लिया जाए तो मैं तो शांति और सॉल्यूशन में ही विश्वास करती हूँ। मैं कानून की इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं साधारण शब्दों में हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस तरीके की जो अनाप शनाप बातों को लेकर महिलाएं इस तरीके के कृत्य करती हैं वो न करें, और पुरुष इससे अत्यधिक उद्विग्न होकर आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं। अपने बच्चों का जीवन देखें, अपने माता पिता का जीवन देखें। सभी महिला और पुरुष अपने बच्चों और माता पिता के जीवन को देखें और उनके लिए किस तरीके से आपको उन्होंने बनाया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और आपको इस लायक बनाया, तो आप भी अपने बच्चों के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं। ये तो पितृ ऋण के अंतर्गत आता है कि आप पितृ ऋण से उऋण होने के लिए अपनी संतान को जन्म देंगे। ये पितृ ऋण में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पितृ ऋण क्या होता है। पितृ ऋण ये होता है कि आप केवल तर्पण करना और जल देना पितरों को, यही पितृ ऋण से उऋण होने का रास्ता नहीं है। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान को जन्म देना भी पितृ ऋण से उऋण होने के लिए आवश्यक है। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए आपको संतान को जन्म देकर जिस प्रकार आपके माता पिता ने आपको पाला पोसा और बड़ा किया, योग्य बनाया, उसी तरीके से आपको अपनी संतान को भी बनाना है। ये भी एक हमारी पूर्वजों की, हमारे जो ग्रंथों में ये उल्लेख है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था को बहुत ही अनुशासित और संयमित बनाने के लिए की गई है। आप कुछ तो सोचिए। अब ये नए जमाने में अगर पढ़ लिख के बराबर हो गए, आपको समानता का अधिकार दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को एकदम कंधे से कंधा मिला के आप बिल्कुल चलिए, पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, अच्छे कामों में अपना नाम रोशन कीजिए। इस तरीके के कामों में नहीं, दूसरों को पीड़ित करने में, दूसरों को टॉर्चर करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, उनसे बदला लेने में कोई समझदारी नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है और कोई आपकी प्रशंसा की बात नहीं है, बल्कि ये दोनों परिवारों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना बन के रह जाती है और आप सब समाज में हंसी का पात्र होते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको मेरे चैनल में ये सब बातें समझ में आ रही हों, आपको अच्छी लगी हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही घटनाओं पर विवेचना के लिए उपस्थित होती रहूँगी। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।